चलिए ध्यान दें इधर सभी लोग, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, राइट। वर्क एनर्जी एंड पावर के हमने जेई मेंस के 2024 और 2025 के पीवाईक्यू स्टार्ट किए थे, ठीक है। और ये हमारा सेकंड पार्ट में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बॉडी ऑफ mkg slides from rest along the curve of vertical circle from point A to B in frictionless path। तो हमारे पास में इस सर्कुलर पाथ में हमारी जो बॉडी है वो A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ स्लाइड होके पहुंच रही है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट B इज, तो B पॉइंट पर इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, प्रोवाइडेड इस कर्व्ड पाथ में यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। बोला गया है कि जो रेडियस है वो हमें 14 मीटर कंसीडर करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है और √2 की वैल्यू ऑब्वियसली 1.4 लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो इसीलिए जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू √2gh। h हमारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हमारा r है। और अगर हम लोग इसको इन जनरल थीटा कंसीडर करें तो यहाँ पर ये हाइपोटेनस r है, तो ये क्या हो जाएगा, r साइन थीटा हो जाएगा। सो दिस विल बी योर r साइन थीटा, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। r यहाँ से कॉमन ले लो तो r इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में जो फाइनल स्पीड होगी इट विल बी अंडर रूट में 2gh इज इक्वल टू अंडर रूट में ये 2gr 1 प्लस साइन थीटा, साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं इसको, साइन 45 डिग्री, ये हमारा अंडर रूट में इस तरीके से। अब वैल्यूज पुट कर ले हम लोग, तो देखिएगा ये हमारा 2, g की वैल्यू कितनी है 10 है, r हमारा 14 है, इंटू 1 प्लस साइन 45 डिग्री इज 1/√2, ये इस तरीके से, ये पूरा हमारा अंडर रूट में चल रहा है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2, और इस √2 को 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 हमारा √2 इंटू √2 होता है, यानी कि ये बन जाएगा √2 इंटू 10 इंटू 14, दिस विल बी 140, और ये आ गया हमारे पास में √2 + 1, और ये पूरा हमारा अंडर रूट में चल रहा है। √2 की वैल्यू हमें 1.4 लेनी है, तो ये हो गया 1.4 इंटू ये हमारा 140 इंटू 1.4 + 1, ये पूरा हमारा अंडर रूट में चलने दो, तो यानी कि ये आ गया 1.4 इंटू 140 इंटू 1.4 + 1 यानी कि 2.4, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 470.4, और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये करीब हमारा 21 के करीब, राइट, दैट इज इट विल बी 21.6 मीटर पर सेकेंड एज आवर आंसर आ जाएगा। तो इसके करीब हमको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सी वाला 21.9 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी आवर द करेक्ट आंसर। हो गया नोट डाउन। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं फिर। देखिएगा सवाल दिया गया है कि पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ए ऑफ ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक ABC एज शोन इन फिगर। तो हमारा जो पार्टिकल है, ठीक है ना, वो यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक में इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे रखा हुआ है, ए पॉइंट पर।
इट इज जेंटली पुश्ड टुवर्ड्स राइट, इसको धीरे से, है ना, यानी कि इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, इसको पुश किया गया है राइट की तरफ ताकि ये कर्व्ड पाथ में आ जाए। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेज द पॉइंट बी इज, तो बी पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो इस पार्टिकल की हमारी स्पीड कितनी होगी वो हमें बताना रहेगा। जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो फ्रिक्शन लेस है, यानी कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसकी जो स्पीड है, स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, √2gh। h हमें निकाल सकते हैं यहाँ से, ये 1 मीटर है, ये 0.5 है, तो ये h कितना हो गया, 0.5, है ना, ऊपर से जितना नीचे आया वो हमारा h हो गया। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि b पॉइंट पर जो इसकी स्पीड होगी दैट इज vb विल बी गिवन बाय √2gh, और इट विल बी, वैल्यू पुट करिएगा 2 इंटू जी हमारा 10, और हाइट कितना हो जाएगा, ये a से लेके b के बीच की जो हाइट है वो आ जाएगी हमारी 0.5। तो यानी कि ये बन जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10, तो आ गया हमारा √10 मीटर पर सेकंड एज आवर आंसर, जिसको हम लोग हमारे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं। हो गया नोट डाउन, लिखा सभी ने, चौरसिया समझ में आ रहा है कुछ? बोला एकदम से क्या हो गया एकदम, है? अगला क्वेश्चन, ए बॉल सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड swings in a vertical plane so that its magnitude of acceleration in the extreme position and lowest position are equal। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक बॉल जो है, ठीक है, इस धागे से सिंपली यहाँ से छोड़ा गया है, तो ऑब्वियसली ये इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, और इसके लिए क्या बोला जा रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है एक्सट्रीम पोजीशन पे और लोवेस्ट मोस्ट पोजीशन पे दोनों सेम है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर दोनों ही हमारे सेम बोल दिए गए हैं। द एंगल थीटा ऑफ थ्रेड डिफ्लेक्शन इन द एक्सट्रीम पोजीशन विल बी, तो यानी कि ये कंडीशन हमारे कौन से एंगल पे सेटिस्फाई होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। समझ में आई बात कि कौन से थीटा एंगल पर हम लोग हमारे इस ऑब्जेक्ट को सिंपली ड्रॉप करें वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए, जिस पॉइंट से उसको छोड़ा है उस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है और नीचे जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आ गया है वहां का जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो देखिएगा अब जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर है ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इसके ऊपर में नीचे की तरफ लग रहा है, दिस इज द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ऑब्वियसली इस पॉइंट पर वेलोसिटी हमारी 0 है, वेलोसिटी 0 है यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हुआ 0, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है हमारा 0 है। तो जो भी एक्सेलरेशन मिल रहा है इसको, ठीक है ना, टेंजेंट पाथ के अलोंग जाने में वो किससे मिल रहा है, इस जी का एक कंपोनेंट की वजह से। तो यहां पर ये देखिएगा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, सॉरी ये थीटा है तो इसके सीध में ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये एंगल भी हमारा थीटा है, तो जी का इधर वाला ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा जी साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहां पर एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास में, यहां पर एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा। अब जब ये यहां पर नीचे पहुंचेगा, जी तो हमारा नीचे ही है, टेंजेंट के अलोंग इसको कोई एक्सेलरेशन मिलेगा क्या, फिर है ना, जी का कोई कंपोनेंट बनेगा इसके टेंजेंट के अलोंग, इसके 90 डिग्री के अलोंग नहीं बनेगा, है ना। तो यहां पर हमारा जी है लेकिन इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए कोई हमारा ये जी नहीं लग रहा है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है v² अपॉन में r,
यानी कि इस पॉइंट पर हमें स्पीड निकालनी होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर। समझ में आई बात, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई कर लेते हैं, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के लिए अप्लाई कर लेते हैं। सो हियर वी कैन से कि K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2। तो यहाँ पर ये K1 U1 कंसिडर किया है और इसको हमने K2 U2 कंसिडर किया है, तो यही हमारा रेफरेंस लेवल मान लो। यानी कि यहाँ पर H हमारा क्या है, 0 है। H हमने 0 माना है, तो यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल हमारी एनर्जी 0 है। इस पॉइंट से इसने मोशन स्टार्ट किया है, तो इसकी स्पीड यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। स्पीड भी 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0, राइट। यहाँ पर इसकी स्पीड हमारी कितनी है, हाफ m v0 स्क्वायर, ठीक है ना। ये यहाँ पर स्पीड हमारी v0 मान ली गई है। सो दिस इज योर हाफ m v0 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जितना ये ऊपर चढ़ा है, कितना ऊपर चढ़ा है ना। ये देखो यहाँ डायग्राम में भी दिया गया है, ये पूरा हमारा L है ना। ये कितना हो गया, L cos थीटा, तो बचा कितना, L माइनस L cos थीटा। L कॉमन ले लिया तो ये आ गया हमारे पास में L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं mg इंटू L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से दोनों साइड से m से m को कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पर ठीक है ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो हमारे पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो बेसिकली कितना होगा, v0 स्क्वायर बाई r, r हमारा l के बराबर। तो इस इक्वेशन से हमारा मोटिव रहेगा कि हम लोग v0 स्क्वायर बाई l को निकाल लें। तो सबसे पहले तो ठीक है ना, ये हमारा v0 स्क्वायर बाई 2 हो गया इज इक्वल टू ये gl 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। ये आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो cos 2 थीटा वाली, तो उससे ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आया कैसे आया ये। cos 2 थीटा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पर इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहां पर हमने यही चीज किया है, 1 माइनस कॉस, ये थीटा की जगह 2 थीटा की जगह क्या है थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर, ये थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। समझ में आई बात। अब यहां पर हमारे पास में इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, v स्क्वायर अपॉन में l। तो ये l को नीचे ले लो, 2 को ऊपर भगा दो, तो ये 2 इंटू 2 हमारा 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ये क्या हो गया हमारा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना। तो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये 2 ऊपर लेके आ गए, तो क्या हो गया 4g साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरीके से ये किसके बराबर, जी साइन थीटा के बराबर। समझ में आई बात, क्योंकि यही कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहां पर ये जी से जी को कैंसिल आउट कर दो, है ना। सवाल बहुत बढ़िया है, समझ में आया ये। तो यहां पर देखिएगा ये हो गया हमारे पास में, क्या बच रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, अब देखिएगा ये साइन थीटा को भी ठीक है ना इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैसे, है ना, साइन 2 थीटा वाले आइडेंटिटी यूज कर लो। क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास में 2 साइन, कंफ्यूज हो रहे हो क्या, आइडेंटिटी नहीं याद है क्या, कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पर से एक तो ये 4 हमारा 2 से उड़ा दो, 2 टाइम चला गया, साइन स्क्वायर के 2 टर्म से मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ना। तो ये एक यहां से ये स्क्वायर वाला टर्म चला गया,
ये cos थीटा इधर डिवाइड में डाल दो, तो यानी कि क्या आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2, क्या हो गया ये tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या बच रहा है हमारे पास में 1 बच रहा है इधर में। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि tan थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। तो थीटा बाई 2 क्या हो गया हमारा, बिल्कुल tan इनवर्स ऑफ 1/2 हो गया। तो थीटा निकाल लो यहां से, थीटा इज इक्वल टू 2 को इधर भगाओ, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1/2, और ये हमको हमारे ऑप्शन डी में दिख रहा है। समझ में आया, ये बहुत बढ़िया सवाल था। हो गया नोट डाउन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 ग्राम एक्सपीरियंसेस ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स गिवन बाय एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप न्यूटन। तो हमारे पास में 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम मास के ऊपर में टाइम के साथ वेरी होने वाला फोर्स लग रहा है, और इसकी इक्वेशन हमें इस प्रकार से बताई गई है। तो द पावर जनरेटेड बाय द फोर्स एट टाइम t इज, तो t टाइम पर इस फोर्स के द्वारा पावर कितना जनरेट होगा। ठीक है, तो पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर, राइट, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो अगर हम लोग वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल लें तो हम लोग पावर कैसे निकालेंगे, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर से। तो यहां पर हमें पता है कि हमारे पास में चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है डीवी बाई डी टी, तो डीवी क्या हो गया ए डी टी, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। समझ में आई बात। यहां पर लिमिट हमारी टाइम की 0 से लेके टी तक चलाना है, ठीक है, और इनिशियल हमारा 0 और फाइनल लेटर से स्पीड v है। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को फोर्स डिवाइडेड बाय मास m इनटू dt। टाइम लिमिट 0 से लेके t तक, फोर्स की इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है, इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें। क्या है ये हमारी 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डिवाइडेड बाय मास हमारा 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम, तो ये हमने 1 kg लिख दिया, इनटू dt। टाइम लिमिट हमारी 0 से लेके t तक, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा v वेक्टर आ जाएगा, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट में लिखेंगे हम लोग। तो यहां पर ये 2 कांस्टेंट है और t का इंटीग्रेशन t के साथ क्या हो गया t स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस ये हमारा 3 और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 ये j कैप। लिमिट हमारी 0 से लेके t तक चलाना है,
तो ये देखिएगा, ये 2 से 2 गया, ये 3 से 3 भी चला गया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में जहां जहां टी दिख रहा है उसको टी ही पुट करना है, तो क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, और लोअर लिमिट तो पूरी 0 हो जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास में वेलोसिटी की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। हमें पावर बताना है, तो पावर क्या होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। फोर्स हमारे पास में क्या दिया गया है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डॉट प्रोडक्ट विद वी वेक्टर जो कि आया हमारे पास में टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है तो 2t इंटू टी स्क्वायर कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 2t क्यूब, प्लस में जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर इंटू टी क्यूब, क्या आ जाएगा ये 3t की पावर 5, और पावर है तो यूनिट हो जाएगी इसकी वॉट में। और यही हमें आंसर ऑप्शन किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है ना। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल दिया गया है कि बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट पावर सोर्स। कोई एक बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है एक कांस्टेंट पावर के इफेक्ट में। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, टी टाइम पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहां पर हमें पता है पावर क्या होता है P इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। सेम डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो इसीलिए हम लोग इसको एफ वी लिख सकते हैं। फोर्स हमारा क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ये वेलोसिटी वी, और यहां पर कांस्टेंट ये पावर है, ठीक है। तो यहां पर ये जो फोर्स है, ठीक है ना, वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। तो फोर्स क्या है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये यहां पर पहले लिख चुका है हम लोग। और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग वेलोसिटी क्या कह सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और इनिशियली आपका 0 से स्टार्ट किया होगा इसने, तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 80 हो जाएगा। तो यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में एम ए स्क्वायर टी। तो यहां से हम लोग ए को निकाल सकते हैं, क्या करिएगा ये पी के नीचे में डिवाइडेड बाई एम टी कर दीजिएगा, यानी कि ए आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पी अपॉन में एम टी आ गया। समझ में आई बात। तो यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0, देयरफॉर ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी हाफ एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में पी अपॉन में एम टी, ये यहां से उठा लिया हमने इसको, इंटू टी स्क्वायर हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू ये देखिएगा ये t को अंडर रूट में है, ये इसको हम लोग t की पावर -1/2 भी लिख सकते हैं, ऊपर में लिखें तो न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में p अपॉन में m t की पावर -1/2 ऐसे लिखा जा सकता है इंटू दिस टी स्क्वायर। बोलो समझ में आई बात। तो p कांस्टेंट है क्योंकि पावर हमारा यहाँ पर क्या बोला गया है कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है 1/2 कांस्टेंट है, यानी कि
टी की पावर -1/2 टी स्क्वायर कितना हो गया? टी की पावर -3/2। अरे 3/2। 3/2, ठीक है ना। तो यानी कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ये? टी की पावर 3/2। समझ में आया सभी को ये? नूर, नूर कभी नो बोलता ही नहीं है। चुप हो जा तू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। सवाल दिया गया है कि बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम begins to move under the action of a time dependent force given by F vector is equals to 6t I cap plus 6t square j cap न्यूटन। एक 2 किलोग्राम मास की जो बॉडी है, एक टाइम के अनुसार बदलते फोर्स के इफेक्ट में उसका मोशन हो रहा है। सो द पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम टी इज गिवन बाय, तो टी टाइम के बाद में इसमें पावर कितना डिलीवर होगा ये हमें बताना है। तो अभी हमने देखा पावर क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो टी टाइम के बाद में इसकी वेलोसिटी निकाल लो, है ना। इनिशियल आपका 0 है तो फाइनल आपकी वी कंसीडर कर लो। तो यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, ये हमारा 0 से लेके t तक। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, सो दिस विल बी f वेक्टर डिवाइडेड विथ मास इनटू dt। लिमिट हमारे 0 से लेके t तक चला दो, फोर्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, जो इक्वेशन में दे रखी है क्या है, 6t I कैप प्लस 6t स्क्वायर j कैप डिवाइडेड विथ 2, क्योंकि मास हमारा 2 किलोग्राम है, इनटू दिस dt। लिमिट हमारे 0 से लेके t तक चलाओ। तो डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को सेपरेट कर लीजिएगा 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, यानी कि क्या बन जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस ये भी सेम हमारा 3 और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, ये आपका जे कैप। लिमिट हमारी 0 से लेके t तक, तो देखिएगा यहाँ पर ये 3 से 3 चला गया, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करें तो लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, और अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करके क्या हो जाएगा 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। पावर हमें बताना है, तो पावर क्या हो जाता है, एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ वी वेक्टर। तो ये आ गया हमारे पास में 6t आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप डॉट प्रोडक्ट विथ वी वेक्टर है, तो क्या हो गया ये हमारे पास में 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। डॉट प्रोडक्ट करना है, क्या मुश्किल है, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो 6t इंटू 3/2 टी स्क्वायर क्या आ जाएगा ये हमारा, ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, यानी कि ये बन गया 9 टी क्यूब, और इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा 6 टी की पावर 5, पावर है तो यूनिट हो गई वॉट। तो आंसर हमें कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिखें इसे। लिख लिया इसको, चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल दिया गया है, ए सैंड ड्रॉपर ड्रॉप्स सैंड ऑफ मास mt ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड v ऑफ द बेल्ट, दैट इज dm by dt is proportional to root v।
तो हमारे पास में, ठीक है ना, ये इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है ना, जैसे आपका ये गोल घूम रहा है आपका, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर इसके ऊपर में लगातार जो है वो मिट्टी गिराई जा रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मास जो चेंज हो रहा है या फिर मास जो इसके ऊपर में फॉल कर रहा है, जिस रेट से फॉल कर रहा है वो क्या दिया गया हमें, रूट वी, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ वी, ठीक है ना। वी यहाँ पर क्या है, वी हमारा इस कन्वेयर बेल्ट की स्पीड है। So if P is the power delivered to run the belt at a constant speed, then which of the following relationship is true? तो यहाँ पर इस मशीन के द्वारा जो कन्वेयर बेल्ट घुमाया जा रहा है, इसकी अगर इन पावर P है, तो यहाँ पर जो पावर P है वो स्पीड के साथ में किस तरीके से उसकी रिलेशनशिप होगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार ये आपकी इस पे मिट्टी गिर रही है, ठीक है ना, तो मास बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, तो उसको और ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए। तो ये पर्टिकुलर स्पीड पर पर्टिकुलर पावर के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी वो हमें बताना है। सवाल समझ में आया? तो देखिएगा, एक चीज जो हमें यहाँ पर दी गई है वो क्या है, रेट ऑफ फॉल ऑफ मास दैट इज dm/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ v। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में जो dm/dt है, जिस रेट से सैंड इसके ऊपर में फॉल कर रही है, इट इज इक्वल टू k√v। k हमारा कोई कांस्टेंट है और फोर्स हमारा क्या होता है, ठीक है ना, फोर्स हमारे पास में मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर मास वेरिएबल हो तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v dm/dt, ठीक है ना। पर्टिकुलर स्पीड पे फोर्स कितना होता है, v dm/dt। तो यहाँ पर मास वेरिएबल है, तो हियर वी कैन से कि f इज इक्वल टू v dm/dt। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है ना। अल्टीमेटली पावर बताना है, तो पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये हमारा v है इंटू dm/dt कितना है, k√v, और v यानी कि पावर 1/2, और ये अंडर रूट यानी कि पावर 1/2। तो 1 + 1/2 पावर कितनी हो जाएगी v की, ये आ गया हमारे पास में 3/2। और हमें पता है कि पावर इज गिवन बाई फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स हमारे पास में कितना है, k v की पावर 3/2 इंटू ये वेलोसिटी v। तो क्या आ रहा है हमारे पास में, k v की पावर 5/2। और हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 5/2। तो p की पावर इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर 5/2 कहीं दिया हुआ है, नहीं है। लेकिन p स्क्वायर करके देख लेते हैं, ऑप्शन सी और डी में p स्क्वायर करना है। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू v की पावर 5 आ जाएगा। और ये जो है हमको हमारे ऑप्शन सी में मिल रहा है, सो दिस विल बी इट्स करेक्ट आंसर। हो गया सभी का नोट डाउन, समझ में आया सभी को ये? चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। सवाल में मेंशन किया गया है कि ए बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेन एट ए पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स गिवन बाय 3,4। एक बॉडी जिसका मास हमें 4 किलोग्राम बोला गया है, इसको एक पॉइंट P पे रखा गया है और पॉइंट P की जो लोकेशन है वो क्या है, 3,4 मीटर। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स गिवन बाय F vector is equals to 2i cap plus 3j cap Newton, it moves to a new point Q having coordinates given by 7,10 मीटर in 4 सेकेंड। तो इस फोर्स के द्वारा इस मास की जो है लोकेशन चेंज होके कहाँ तक पहुंच जाती है, 7,10, ठीक है, 4 सेकेंड में। So the average power and instantaneous power at the end of 4 सेकेंड आर इन द रेशियो। तो 4 सेकेंड के अंत में
हमारी एवरेज पावर क्या होगी और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी वो हमें बताना है। तो एवरेज क्या होगी, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है ना, टोटल हमारे पास में जो वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। समझ में आ रही है बात? तो ये हमें यहां पर इनका रेशियो बताना है। तो देखिएगा हमें यहां पर वेलोसिटी की जरूरत लगेगी, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर करेंगे तो वेलोसिटी लगेगी। फोर्स हमें दिया है, फोर्स की मदद से एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की मदद से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज गिवन बाय एफ डिवाइडेड बाय एम। एफ हमारा क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय 4। एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, dv बाई dt से, ठीक है। तो यहां पर ये 4 को दोनों के साथ सेपरेट कर लो तो क्या हो गया, ये 1/2 i कैप प्लस 3/4 j कैप, इस तरीके से समझ में आया ना ये। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि dv वेक्टर जो है, dv वेक्टर क्या हो जाएगा, ये dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये बन गया हमारा 1/2 i कैप प्लस 3/4 j कैप इंटू dt। इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग इसका, है ना, 0 से लेके v तक, तो ये हमारा v आ गया, और इधर साइड में इंटीग्रेशन, ठीक है ना, टाइम के फॉर्म में, तो 1/2 i कैप प्लस 3/4 j कैप इंटू डी टी। लिमिट हमारे 0 से लेके t तक चला दो इन जनरल। तो यहां से हमारे पास में जो वेलोसिटी आएगी इन वेक्टर फॉर्म, इंटीग्रेशन करना है तो इन टर्म ऑफ टाइम, तो क्या आ गया 1/2 t, ये आई कैप प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 3/4 t जे कैप, इस तरीके से समझ में आया। चौथे सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, t की वैल्यू आप 4 पुट कर दो, तो यहां पर 4 ये पुट करेंगे तो 4/2 कितना आ जाएगा 2i कैप, यहां पर t की जगह 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 3j कैप, यानी कि 4 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी इतनी आ गई। तो यहां से अब हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर निकाल लेते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। फोर्स हमारा क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी वेक्टर जो कि क्या आया 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, एंड 3 इंटू 3 इज 9 एंड 4 प्लस 3 इज 13 वॉट, ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, है ना, एवरेज पावर निकालेंगे। तो एवरेज पावर टोटल वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, और वर्क डन क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की मदद से निकाल लो। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप, और फाइनल पोजीशन क्या है हमारे पास में 7i कैप प्लस 10j कैप। इनका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करके। फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हमारा क्या आया 7i कैप प्लस 10j कैप, सो दिस इज 7i कैप प्लस 10j कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप। समझ में आ रहा ना ये इस तरीके से। तो इनको सब्ट्रैक्ट करिएगा, 7 माइनस 3 यानी कि आ गया 4i कैप, देन 10 माइनस 4 यानी कि आ गया 6j कैप। तो अब यहां से हम लोग एवरेज पावर निकाल लेते हैं। तो एवरेज पावर देखिएगा क्या बन जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम टेकन, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कि फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन में टाइम टेकन डायरेक्टली कर दिया मैंने, इज इक्वल टू एफ वेक्टर हमारा क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट विच इज 4i कैप प्लस 6j कैप, ये इस तरीके से डिवाइडेड विद टाइम कितना 4 सेकेंड का।
तो ऊपर में डॉट प्रोडक्ट करना है हमें, 2 इंटू 4 कितना बन गया ये 8 प्लस 3 इंटू 6 18 डिवाइडेड बाई 4, तो 8 प्लस 18 कितना आ गया 26 डिवाइडेड बाई 4 करिएगा, तो यहाँ पर ये 2 से जाएगा तो ये आ गया 13 डिवाइडेड बाई 2 वॉट, ये हमारा एवरेज पावर आ गया। और हमें रेशियो किसका निकालना है, एवरेज पावर इज टू इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर इज टू इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर हमारा आया 13/2 और इंस्टेंटेनियस पावर कितना आया 13 आया, तो ये हमारा 13 पुट कर दिया, ये 13 से 13 गया, तो सिंपली हमारा रेशियो क्या आ रहा है 1/2, और इसी को हम लोग हमारे कौन से ऑप्शन में देख पा रहे हैं, डी में। सो दिस इज इट्स करेक्ट आंसर। समझ में आया ये? लिखा इसे, ये भी लिखो। वही नोट डाउन। चलिए अगले सवाल पे आएंगे फिर। ठीक है, जितना बड़ा दिख रहा है उतना सिंपल है ये। सवाल दिया गया है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन और रीजन बेस्ड हमारा ये सवाल है। असर्शन दिया गया है कि 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ सेम मास undergo one dimensional motion as shown in figure with initial velocity of va, यानी कि पहले वाले स्फीयर की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाले की 2 मीटर पर सेकेंड और थर्ड वाले की है 4 मीटर पर सेकेंड। इफ वी वेट sufficiently long for elastic collision to happen, then va is equals to 4 meter per second, vb is equals to 2 meter per second and vc is equals to 5 meter per second will be the final velocities। तो अगर इनका आपस में कॉलिजन होता है
है ना, और समय की कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पर इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हर एक की रेस्पेक्टिवली, वो हमें 4, 2 और 5 दी गई है। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरी चीज यहाँ पर जो बोली गई है रीजन में कि इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस टू ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, कि जब हमारे पास में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स यानी कि सेम मास के ऑब्जेक्ट्स का इलास्टिक कोलिजन होता है तो उनकी आपस में वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। सही बात है कि गलत बात है ये? एकदम सही बात है। कंसेप्ट यही है हमारा इलास्टिक कोलिजन का, सेम सिमिलर मास के ऑब्जेक्ट के लिए। तो इन द लाइट ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ऊपर स्टेटमेंट्स के हिसाब से हमें बताना है कि इसके लिए सही आंसर क्या होगा, ठीक है ना, ए और आर के लिए। तो देखिएगा हमारा सेकंड स्टेटमेंट तो रीजन में कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला कोलिजन ए और बी के बीच में होगा, क्योंकि ये 5 मीटर और 2 मीटर से आ रहा है तो पहले ये टकराएंगे, और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, इंटर एक्सचेंज हो जाएगी। तो पहले कोलिजन की बात कर लेते हैं, दैट इज फर्स्ट कोलिजन इज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के लिए। तो वेलोसिटीज इंटर एक्सचेंज हो जाएगी, यानी कि ए की जो फाइनल स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, जितनी अभी बी की चल रही है, कितनी है 2 हो गई, और बी की जो फाइनल स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, जितनी जो अभी ए की चल रही है, कितना हो गया ये 5 मीटर पर सेकेंड। अब बी को 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड मिल गई तो क्या करेगा, बी जाके सी से भिड़ेगा, है ना, यही तो होगा ना, क्योंकि सी की स्पीड कम है तो बी जो है सी के साथ जाके कोलाइड हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो हमारा जो सेकंड कोलिजन होगा, सेकंड कोलिजन वो किनके बीच में होगा, बी एंड सी के बीच में होगा। तो ये भी तो हमारा इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या होगा, इनकी भी वेलोसिटीज इंटर एक्सचेंज हो गई। अब इसके पास कितनी आ गई 5, ठीक है ना, तो इंटर एक्सचेंज होगा तो इसके पास कितनी आ जाएगी 4 बन जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी की जो फाइनल स्पीड है वो अब कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, और सी की जो फाइनल स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि देखोगे ये ए की 2, ये 4 और ये 5, अब ये वापस कभी कोलाइड हो सकते हैं, ठीक है ना, ये धीरे, ये उससे तेज, ये उससे भी तेज, वापस अब कोई टाइम की भी पाबंदी के हिसाब से इनकी यही स्पीड रहेगी, यानी कि फाइनल स्पीड इनकी क्या रहेगी 2, 4 और ये 5, और ये क्या कह रहा है 4, 2 और ये 5, गलत बात हो गई ना, है ना, यानी कि असर्शन हमारा गलत है लेकिन रीजन सही है। तो यही हमारा कौन सा स्टेटमेंट है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। समझ में ये बात। तो देखिए सवाल की लेंथ देख के डरना नहीं है, हाँ, सवाल अगर लेंथी दिया है इसका मतलब आपको और डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको समझते जाइए फिर अप्लाई करते जाइए। कर लिया नोट डाउन। चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे, ध्यान दे इधर। सवाल में दिया गया है कि इफ ए रबर बॉल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट एच रिबाउंड्स अप टू द हाइट ऑफ h/2, है ना, h हाइट से हमारी रबर बॉल फॉल कर रही है, ठीक है, नीचे ग्राउंड से टकराने के बाद में वापस कितनी हाइट पर जा रही है, h/2 हाइट पर ये जा रही है। द परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द इनिशियल सिस्टम एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड रिस्पेक्टिवली आर। तो यहां पर हमें परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी बताना है, ठीक है ना। तो देखिएगा जब ये ग्राउंड से कोलाइड होगी उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना, ऊपर से फॉल होते नीचे नीचे आई तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी तो सेम है, कोई उसमें चेंज नहीं आया। मैकेनिकल एनर्जी का चेंज कब आया, जब वहां पर कॉलिजन हुआ, ठीक है ना।
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में फर्क आ गया, क्योंकि अभी जो है वापस उसी हाइट तक नहीं पहुंच पाई। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि टकराने से जस्ट पहले इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी और टकराने के बाद जब वो वापस गई तो वापस वाली काइनेटिक एनर्जी में कमी थी, ठीक है, इसीलिए वो उस हाइट तक नहीं पहुंच पाई, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वही हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी मान लेते हैं, है ना। उस पॉइंट पर हमारी परसेंटेज मैकेनिकल एनर्जी का जो चेंज है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के चेंज से निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो देखिएगा यहां पर सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ये इस तरीके से बॉल जो है वो कुछ इस हाइट से हमारी, इसको हमने सिंपली ड्रॉप कराया, इसका मास m ले लो, तो इसने जो है यहां से h हाइट से फॉल किया, कितने हाइट से? h हाइट से फॉल किया। तो जब ये यहां पर ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी उसकी स्पीड लेटर से v1 है, और जब यहां से कोलाइड करके ये ऊपर जाएगी, ठीक है ना, इसको मैं यहां इधर शो कर देता हूं, तो ये ऊपर जाते जाते पूरी हाइट पर तो नहीं पहुंच रही है, कितनी हाइट पर पहुंच रही है? आधी हाइट पर पहुंच रही है, यानी कि इसने h/2 हाइट कवर किया, ये हमारा h/2 हाइट कर गया। लेट अस से अब जब टकराने के बाद जस्ट इसके पास जो स्पीड है वो कितनी है? v2 ले लो। ये हमारी कौन सी है? रिबाउंड वाली सिचुएशन है, रिबाउंड वाली सिचुएशन। अब हमें पता है कि जब फ्री फॉल होता है तो ऑब्जेक्ट की जब यहां पर h हाइट कवर करेगी तो स्पीड कितनी होगी? अंडर रूट में 2gh। तो यहां पर v1 कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 2gh हो गया, और v2 कितना हो गया? ऊपर जाएगी, वापस फॉल करेगी इसी हाइट पर, तो स्पीड आपकी वही रहेगी, है ना, पॉइंट जहां से जाएगी वापस उधर आएगी तो इतनी स्पीड रहेगी। तो यहां पर v2 को भी क्या बोला जा सकता है हम लोग? अंडर रूट ऑफ 2gh2, यानी कि ये h/2 ऐसे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? इनकी मदद से, स्पीड की मदद से काइनेटिक एनर्जी अब हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। सबके बात आ रही है समझ में? तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा v1 कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 2gh हो गया, और v2 हमारे पास में कितना हो गया? अंडर रूट में 2gh/2, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं रहे इसलिए मैंने वापस पूरा लिख दिया है। तो ये हो गया आपका 2 से 2 गया तो अंडर रूट ऑफ gh आ गया। हमारा मेन काम है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना, यानी कि हमें क्या करना है? डेल्टा k अपॉन में ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, तो डेल्टा k यानी कि आपका हाफ m v1 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m v1 स्क्वायर। मास तो बदला नहीं है यहाँ पर, तो यहां से ये हाफ m कॉमन लेके हटा दिया हमने, तो v1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2gh। इसी तरह से v2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? gh अपॉन में v1 का स्क्वायर इज 2gh इंटू 100 हो गया। फिर से यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये gh कॉमन लेके हटा दो, 2 - 1 ऊपर में 1 हो गया, तो यानी कि ये क्या बच गया हमारे पास में? 1/2 इंटू 100, यानी कि क्या हो गया? ये 50%। तो हमें क्या क्या बताना था यहाँ पर? परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ऑफ द इनिशियल सिस्टम। तो ये कितना आ गया हमारे पास में? 50%। और वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है ना, यानी कि v1 भी बताना था, जो कि कितना है? अंडर रूट ऑफ 2gh। और ये चीज हमें किस में देखने को मिल रही है? ऑप्शन सी में। समझ में आया इतना?
लिखा है इतना सभी ने? चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा, अच्छा सवाल है। सवाल दिया गया है कि कंसीडर टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेज m1 इज इक्वल टू 10 किलोग्राम एंड m2 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम दैट आर प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल। दो मासेज है ए और बी। ए का मास हमारा 10 किलोग्राम और बी का मास 5 किलोग्राम, और बी के साथ स्प्रिंग जुड़ी हुई है। इसके बारे में भी बात होगी। दिया गया है कि द ब्लॉक ए मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ब्लॉक बी कैप्ड एट रेस्ट। ए ब्लॉक जो है वो बी की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है और बी हमारा रेस्ट पे है, यानी कि स्पीड कितनी है? 0। A spring with spring constant K is equals to 3000 Newton per meter is attached with the block B as shown in the figure. B ब्लॉक के साथ में हमारे एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 3000 न्यूटन पर मीटर। आफ्टर द collision, suppose that the block A and B along with the spring in a constant compression state move together, then the compression in the spring is। तो जब ए ब्लॉक बी ब्लॉक के साथ कोलाइड करेगा, बीच में स्प्रिंग जुड़ी हुई है, स्प्रिंग हमारी जो है लगातार दबती जाएगी। एक पॉइंट पर जब हमारी स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, उस दौरान पर ए और बी ब्लॉक सेम स्पीड से जा रहे होंगे, है ना, क्योंकि बी की स्पीड बढ़ रही होगी और ए की हमारी घट रही होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम जब कंप्रेशन हो जाएगा स्प्रिंग का, ए और बी ब्लॉक दोनों ही सेम स्पीड से जा रहे होंगे। उस दौरान पर हमें बताना क्या है कि स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना होगा। क्या बताना है? स्प्रिंग का कंप्रेशन या फिर स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। मैक्सिमम कंप्रेशन के दौरान पर दोनों ही ब्लॉक्स हमारे सेम स्पीड से जा रहे होंगे। समझ में आई बात? अब यहां पर फ्रिक्शन अब्सेंट है, फ्रिक्शन का रोल नहीं है। स्प्रिंग फोर्स कैसा है हमारा? कंजर्वेटिव फोर्स है, और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं कंसीडर किया है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो यहां पर यही करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल अप्लाई कर लेते हैं कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम में ये दोनों चीजें हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। सेकेंड केस में तो ये दोनों आपके कंबाइंड जा रहे हैं, तो कंबाइंड मास कंसिडर कर लो, दैट इज एम ए प्लस एम बी इंटू वी सी। वैल्यूज पुट कर दें। एम ए मास कितना है? 10, यू इसकी स्पीड कितनी है? 3, मास भी कितना है? 5, लेकिन इसकी स्पीड तो 0 है इनिशियली, इज इक्वल टू दोनों का मास 10 प्लस 5 इंटू लेट अस से इनकी कंबाइंड स्पीड VC है। तो VC के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? ये तो हमारा 0 हो गया पूरा, तो 30 डिवाइडेड बाई 15 है ना, 30 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास में? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन के दौरान पर दोनों ही ब्लॉक की स्पीड से जा रहे होंगे, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई कर लेते हैं, विच इज K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली, ठीक है ना, ये आपका कॉलिजन के पहले सिर्फ ए ब्लॉक के पास में ही काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी 0 है, क्योंकि स्प्रिंग भी अपने नॉर्मल स्टेट पे है, तो स्प्रिंग में भी कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई ए ब्लॉक की? हाफ एम ए यू ए स्क्वायर। समझ में आई बात? ए ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है, बी की 0 है, ए में भी पोटेंशियल एनर्जी 0, बी की पोटेंशियल एनर्जी 0, स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इसीलिए हमारे पास में, ठीक है ना, हमने U1 0 बोल दिया और K1 जो है वो ए ब्लॉक के लिए। फिर दोनों ब्लॉक सेम स्पीड से जा रहे होंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? दोनों को कंबाइंड सिस्टम ले लो, हाफ एम ए प्लस एम बी इंटू वी सी स्क्वायर। और अब स्प्रिंग अपने कंप्रेशन स्टेट पे, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। हमें यही एक्स निकालना है। समझ में आ रही बात?
हमें इसी k को निकालना, x को निकालना है, तो यहाँ पर ये हाफ हाफ और ये हाफ को कॉमन लेके कैंसिल आउट करो और वैल्यूज पुट करते जाइए। ए ब्लॉक का मास 10, इसकी इनिशियल स्पीड 3, तो 3 का स्क्वायर, इन दोनों का कंबाइंड मास दैट इज 10 + 5, कंबाइंड स्पीड 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस k हमें 3000 दिया गया है और ये हमारा x स्क्वायर। तो यहां से ये 9 × 10 यानी कि ये 90 हो गया, इज इक्वल टू ये 15 × 4 यानी कि ये आ गया 60 प्लस दिस इज 3000 x स्क्वायर हो गया। तो सबसे पहले तो ये 10 को कॉमन लेके कैंसिल आउट करें, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर हम लोग ये 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं दोनों साइड को, तो ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये हमारा 100 आ गया। तो यहां से ये 3 - 2 कर दो, 1 हो गया, तो x स्क्वायर हमारा कितना आ गया 1/100। तो x निकालने के लिए अंडर रूट ले लो इसका, सो दिस इज योर 1/10 यानी कि 0.1 मीटर। तो स्प्रिंग कितने से कंप्रेस होगी 0.1 मीटर से, इसका मैक्सिमम कंप्रेशन हमें मिल जाएगा। अगर इसका मास तो स्प्रिंग तो कैसे बनेगा? कंबाइंड मास हो जाता ना आपका, एक और मास है वो रिड्यूस्ड मास है जैसे हम लोग निकालते हैं ना। वही नोट डाउन। क्या चौरसिया, बस हो गया, हो गया नोट डाउन। चलो चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। क्या चौरसिया देखें कि नहीं देखें, देख लेते ना, है ना। देखिएगा अगला सवाल दिया गया है कि एज शोन बिलो बॉब ए ऑफ ए पेंडुलम हैविंग मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r इज रिलीज फ्रॉम 60 डिग्री टू दी वर्टिकल। तो देखिएगा यहाँ पर 60 डिग्री एंगल से इस m मास को रिलीज किया गया है और नीचे में एक और ये मास लगा हुआ है, ठीक है, इसके बारे में बात होगी। It hits another bob B of half the mass that is at rest on a frictionless table in the center। तो यहाँ पर ठीक ना, इस टेबल पर m/2 का मास रखा गया, राइट, और ये ऐसे 60 डिग्री से होते हुए इसको हिट करेगा। Assuming elastic collision, a magnitude of the velocity of bob A after the collision will be take g as acceleration due to gravity। तो ये नीचे पहुंचेगा, वो स्पीड तो हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, √2gh कर दो। लेकिन ये नीचे वाले ब्लॉक बॉब के साथ में m/2 मास के साथ में इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, तो इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी कोलिजन के बाद, ये हमें बताना है। सवाल समझ में आया, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन वाला केस हो जाएगा ये हमारा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ये जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड यहाँ पर नीचे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगी √2gh, और h की बात करें तो कितना ये हाइट आपका नीचे ट्रेवल किया है, तो क्या करेंगे r - r cos थीटा। तो r यहां से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2gr × 1 - cos ऑफ 60 डिग्री, ये हमारा अंडर रूट में चलने दो इसे, इज इक्वल टू ये आ गया अंडर रूट में 2gr 1 - cos 60 डिग्री कितना 1/2। तो 1 - 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि ये सिंपली 2 से कट के √gr आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई। अब यहां पर
जब ये इसके साथ इलास्टिक कोलिजन करेगा, इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था इसका फाइनल स्पीड की, ठीक है ना। जैसे हम लोग इस ए वाले की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एम ए माइनस एम बी डिवाइडेड विथ एम ए प्लस एम बी, ठीक है ना। और यही इसी के लिए हम लोग इसकी इनिशियल स्पीड वी ए। अब इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, रूट जी आर, क्योंकि कॉलिजन के दौरान की बात कर रहे हैं। तो कॉलिजन के दौरान पर ए वाले ब्लॉक की स्पीड कितनी है, ए वाले मास की कितनी है, वी ए प्लस 2 एम बी अपॉन में एम ए प्लस एम बी इंटू वी बी। तो वी बी तो हमारा रेस्ट पे है, 0 है इनिशियल स्पीड। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो वी ए डैश होगा, अब वैल्यूज पुट कर लो, तो वी ए डैश इज इक्वल टू एम ए, ये एम माइनस एम बी कितना है m/2 डिवाइडेड विद m प्लस ये m/2 हो गया इंटू वी ए जो कि हमारा रूट जी आर आया इज इक्वल टू m माइनस m/2, ये m/2 हो गया, m प्लस m/2 3m/2 हो गया, ये हमारा रूट जी आर, ठीक है। तो यहां से ये देखो, ये m से m चला जाएगा, ये नीचे वाला 2 से 2 चला जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/3 रूट जी आर इस तरीके से। और यही हमको हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका वर्क एनर्जी एंड पावर के जेईई मेंस के 2024 और 2025 के प्रीवियस क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया सभी को।